हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ 7 क्या है? मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है। हमें मौसम से क्या सुन के एकदम से आपके माइंड में क्या आएगा मौसम के बारे में कि क्या होगा इस चैप्टर में? मौसम से क्या आप को सबको पता है मौसम किसे कहते हैं? पहले तो सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, ये सब क्या है? मौसम है ना। और अब हम मौसम को कैसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, है ना, सब जगह, तो उसे क्या कहते हैं? हम मौसम कहते हैं। जैसे कि किसी स्थान पर कितना तापमान होगा, जैसे रेगिस्तान में तापमान ज़्यादा होगा, और क्या कहते हैं पहाड़ी इलाकों में काफ़ी कम होगा तापमान, है ना। सर्दी ज़्यादा होती है और रेगिस्तान में भी सर्दी तो होती है, परंतु मौसम में अंतर होता है। कई बार ऐसा होता है किसी तरफ धूप खिली होती है, किसी तरफ वर्षा हो रही होती है ना। तो ऐसे ही हम किसी स्थान पर तापमान, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति जो है उसको क्या कहते हैं? हम मौसम कहते हैं। समझे? और जलवायु का आपका क्या तात्पर्य है? जलवायु क्या होती है कि जैसे समुद्री इलाकों की तरफ जलवायु हुई, है ना, और उसमें रहने वाले जीव जंतु उन्हीं के उधर के ही अनुकूल होते हैं। आप जैसे हमारा जन्म इधर हुआ है हरियाणा में, दिल्ली में, तो हमें यहाँ का पता है कि यहाँ पे कुछ महीने ही सर्दी रहती है और क्या कहते अधिकतर गर्मी रहती है। तो क्या कहते हैं, अब अगर हमारा जन्म किसी पहाड़ी इलाके में होता तब हम उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते। बिल्कुल ऐसे ही जो जीव जंतु हैं वो भी ऐसा ही करते। अगर हमारा किसी पहाड़ी क्षेत्र में जन्म हुआ होता तब हम क्या करते? तब हमें वहाँ पे रहने की, क्यों, वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती है और गर्मियाँ कुछ समय के लिए ही होती है, और इतनी गर्मी नहीं होती जितनी हमारे इधर मैदानी क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेंगी। अब हम पढ़ेंगे पाठ को, समझते हैं कि क्या कह रहे हैं इसके अंदर। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या सामान ले जाने के लिए कहा जाता है? यदि आप पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं? आप ये भी रख लीजिए, ये भी रख लीजिए, बताइए। एक तो यही कहेंगे आपको छाता रख लो, वहाँ पे क्या पता बारिश हो रही हो, कैसा मौसम हो, कोई एक आधा ऊनी वस्त्र रख लो। हाँ, और क्या क्या कहेंगे आपको? वो जूते ले जाइए अपने साथ, ऐसे ऐसे इत्यादि सामान के बारे में आपको कहेंगे ना कि आप एकत्रित करके ले जा सकते हैं। अब देखो, जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं, सभी के ही कहते होंगे। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? अब देखो, परिवार में आपकी कोई भी समारोह हो तब आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो इसी चिंता में रहते हैं कि उस दिन धूप खिली रहे, अच्छा मौसम रहे। बारिश हो जाती है तो इतना मज़ा नहीं आता, सारा आपको अरेंजमेंट भी चेंज करना पड़ता है, कभी अंदर कभी बाहर, और उतनी आप उस माहौल को एंजॉय भी नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसा सब चर्चा करते हैं। आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब देखो, ये सिर्फ यही नहीं, अब जब जहाँ पे बड़े बड़े खेल आदि का आयोजन होता है वहाँ पे भी जो विशेषज्ञ है वो भी मौसम के बारे में बातें करते हैं कि आज धूप खिलेगी, आज बारिश तो नहीं होगी। उनका मेन कारण क्या है? अगर बारिश होगी तो खेल खराब हो जाएगा, सारा खेल नहीं खेला जाएगा। हाँ,
और उनका जो उन्होंने इतनी तैयारियां करी हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, खिलाड़ियों ने भी इतनी प्रैक्टिस करी है ना खेलने के लिए, खेल को जीतने के लिए, एक टीम तो जीतेगी ही। तो इसीलिए इन सब से बचाव के लिए पहले क्या होता है, मौसम जो विशेषज्ञ है वो भी बताते हैं कि वहाँ पे आप इस टाइम पे आप ये मैच रख सकते हैं, इस टाइम पे वहाँ पे मौसम सही रहता है। फिर भी 1-आधा% तो हमारे मन में शंका रहती ही है कि क्या पता उस दिन मौसम खराब हो, है। तो अब पढ़ते हैं क्या होता है। मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ये मौसम का खेल पे नहीं, हमारे जीवन पे भी बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। हाँ, उस दिन के बिल्कुल मौसम के ही ऊपर आधारित होते हैं। अगर धूप खिलेगी तो हमें अच्छा लगेगा, बारिश होगी तो इतना अच्छा हमें महसूस नहीं होता। कभी कभी तो महसूस होता है, सब आनंद लेते हैं बारिश का, जैसे गर्मियों में अचानक गर्मी पड़ रही है और एकदम से वर्षा आ जाए, आहा, तब सब ऐसे ही सबको महसूस होता है कि कितना सुहावना मौसम हो गया। पर अगर वही बरसात अगर 2-3 दिन लगातार होती रहे तो हम सब यही कहते हैं कि काश ये बंद हो जाए। तो ऐसा क्या होता है, दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। सबको बताया जाता है कि आज इतना तापमान रहने वाला है, आज इतना तापमान रहने वाला, आज धूप खिलेगी, आज बारिश होगी, आज स्नोफॉल हो सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसा बताया जाता है न्यूज़पेपर वगैरह में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या, है ही क्या है मौसम? इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। जीव जंतु, हम तो चलो अनुकूल हो गए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है, हमने ऊनी वस्त्र भी रख लिए, बारिश में जाना है तो हमने छाता ले लिया, रेनकोट पहन लिया, इत्यादि इत्यादि, ऐसा करते हैं सभी। अगर हमें कहीं धूप वाले समुद्री क्षेत्रों में घूमने जाना है तो वहाँ पे हम आजकल तो इंटरनेट पे भी देख लेते हैं वहाँ कैसा मौसम रहने वाला है, तो हम उसी के अनुकूल अपने कपड़े और जूते, ये सब, इन सब सामान वस्तुओं की व्यवस्था कर लेते हैं। पर क्या जीव जंतु को तो नहीं पता, तो वो कैसे करते होंगे ये सब, कौन? तो ये हम जानेंगे कि वो कैसे अपना वो करते हैं। आपने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र के जो कुछ जानवर है, पहाड़ी बकरी, भेड़, वो हमारे मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, वो उधर के ही अनुकूल होते हैं। कुछ तो हमें प्राकृतिक से ही ऐसे मिले होते हैं कि वो वहाँ पे रहने योग्य हों। और फिर वो अपने आप को कैसे, अगर कई बार ज़्यादा सर्दी हो जाए, ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए, तो वह कैसे अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, वो भी अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। उन्हें भी एहसास हो जाता है कि शायद अब ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अब हम पढ़ते हैं और आगे इसके अंदर 7.1 जो है मौसम चित्र। 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान भी प्रकाशित किया जाता है। ये जो आपको चित्र दिखाया गया है 7.1, ये क्या बता रहा है, ये किसी समाचार पत्र में से ही लिया हुआ है और आपको इसके अंदर क्या जानकारी दे रहे हैं मौसम के बारे में, कैसे कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा, शनिवार को अधिकतम तापमान
19.7 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम 3.6 डिग्री। तो और आपको अगले दिन का भी बता देते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा अगले दिन भी हो सकता है। हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं? अगर हमने आज देखा 19 डिग्री है तो कल एकदम से 35 डिग्री तो नहीं होगा। 20, 21, 22, 23 इतने 5-7 डिग्री ऊपर या 5-7 डिग्री नीचे ही रहेगा। अगर धूप खिली है तो अधिकतर यही संभावना होती है कि अगले दिन भी धूप खिलेगी। अगर वर्षा हो रही है तो तब भी यही संभावना रहती है कि क्या पता अगले दिन थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए। ये देखो चित्र जो 7.1 है वो क्या है, समाचार से मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना। अगर किसी ने ना देखा हो कभी तो इसमें आप देख सकते हैं। अब देखो, मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है। वो जानना चाहता है कि इस रिपोर्ट को बनाता कौन है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। वो पहले हर क्षेत्र से क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं कि आज वहाँ कितना तापमान रहा, कितनी पवन चली, इन सब आंकड़ों को एकत्रित करके फिर वो अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे इतना तापमान रहेगा और यहाँ पे इतना। अब देखो क्रियाकलाप जो 7.1 है, किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों के मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। आपने एक न्यूज़पेपर लेना है, उसमें से जो आपके एक हफ्ते की रिपोर्ट तैयार करनी है। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो आपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मंगाकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। ऐसा आपने तो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, किसी अपने मित्र से भी मंगवा के ऐसा कर सकते हो। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका दीजिए। ऐसा आपको करना है। सारांश 7.1 में आपके द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधित जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारांश के सभी कॉलम में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। देखो ये सारांश तैयार करी है इन्होंने 7.1 किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़े। दिनांक डाली है 23/8/2006। वहाँ अधिकतम तापमान क्या था, 36.2 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान क्या था, 27 डिग्री। न्यूनतम आर्द्रता कितनी % थी, 54। अधिकतम कितनी आर्द्रता होगी, 82। वर्षा नहीं होगी इतने टेम्परेचर में। अब ऐसे ही आपको करना है 24, 25, 26 तारीख के आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं मिलते, 23 से पहले के मिलते हैं तो 22, 21, 20 ऐसे ही सभी को आपने एकत्रित करना और उसमें से लिखना है कि उन तारीख पे कितना आपने टेम्परेचर आपको देखने को मिला। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती। यदि आंकड़े उपलब्ध न हो तो वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ दें। टेंशन ना करें, जो वर्षा वाला कॉलम है उसे छोड़ दीजिए। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। आगे पढ़ते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा का माप समान रहे। समान था, नहीं अलग अलग होगा। आपको आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सप्ताह भर वो समान नहीं हो सकते। परंतु सभी प्रचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। 2 दिन के लिए नहीं होते, सप्ताह के लिए तो कहाँ से होंगे।
सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। हाँ, अब देखो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है और तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, कई स्थानों का तो दिन प्रतिदिन ही होता रहता है, कईयों का 1-2 दिन के बाद आपको चेंज ज़रूर मिलेगा, चाहे 1 डिग्री का ही फ़र्क क्यों ना हो। ठीक है, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अधिक आर्द्र और अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। कई बार हम ऐसे कहते हैं ना, पिछले सप्ताह तो बहुत गर्मी थी, इस सप्ताह तो फिर भी राहत है। अब जैसे सर्दियों में भी ऐसा ही बोलते हैं, पिछले सप्ताह तो पूरा सप्ताह धूप खिली रही, पर इस सप्ताह तो धूप ने दर्शन भी नहीं दिए। अब आगे पढ़ते हैं। मौसम का एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए। ऐसा आपने भी देखा होगा, कई बार एकदम से इतनी गर्मी होती है और वर्षा होने लगती है अचानक से। और ऐसा कई बार देखा गया है कि इतनी देर तक वर्षा हो रही होती है और एकदम से ही अचानक तेज धूप निकल आती है। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। अभी तक तो आपने ज़रूर ऐसा देखा होगा और अनुभव भी किया होगा या सुना होगा अपने किसी बड़े को बात करते हुए आपस में। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्र को इसके बारे में बताइए। क्योंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। आपको इसके बारे में अपने फ्रेंड को भी बताना है। और क्या कहते, इतना जटिल है इसका कि पूर्वानुमान लगाना ही असंभव सा है कि आज कैसा होगा, सुबह कैसा होगा। कई बार ऐसा होता है शाम तक बिल्कुल सर्दी नहीं होती और सुबह एकदम से उठो, एकदम से धुंध कोहरा होता है। बिल्कुल देखा होगा आप सबने भी अपने आसपास। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेज़ी से क्यों बदलता है। हमें आश्चर्य है कि एकदम से ऐसे अचानक मौसम कैसे बदल जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है, कि मौसम कैसे बदलता है, पहली जानना चाहती है बूझो से। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। 3 से 9 तारीख का तापमान दिखाया। देखो ग्राफ के पहले दिन क्या था, 26 डिग्री था। उससे अगले दिन 4 तारीख को 23 डिग्री आ गया, 23.5। फिर देखो अगले दिन फिर ऊपर की तरफ चला गया, 25 डिग्री हो गया 5 तारीख। 6 तारीख को फिर 22 डिग्री पर आ गया। 7 तारीख को 25 डिग्री चला गया, 25.5। 8 तारीख को फिर से 23.3 और 9 तारीख को 24.4। हाँ, दैनिक ये देखो नीचे दिखा रखा है दिनांक और ऊपर दिखा रखा है आपको उस तरफ अधिकतम तापमान। एक दिन का भी सेम नहीं है, प्रतिदिन का अलग अलग तापमान है। देखो चित्र जो 7.2 है, 3 से 9 अगस्त 2006 की समयावधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन को दर्शाता ग्राफ। जैसे किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है, क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? आप सब जानते हैं इसको? नहीं ना? तो हम कोशिश करते हैं इस पाठ के माध्यम से जानने की कैसे हम इसका अनुमान लगाते हैं। अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं। हमने पढ़ा था ना, इसके लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं।
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? आप ये कैसे अनुमान लगाते हैं किस समय अधिक होता है और किस समय न्यूनतम होता है? अधिक तो आपका 12-1 बजे के आसपास आपको हमेशा अधिक तापमान मिलेगा, और उसके बाद तो तापमान में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाती है। न्यूनतम तापमान अब कब लगवाएं मापे? रात के समय 12-1 बजे के समय न्यूनतम और दिन के 12-1 बजे के समय अधिकतम तापमान को मापना चाहिए। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है। जब दोपहर हो जाती है उसके बाद ही होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। न्यूनतम कब होता है? सुबह के टाइम में। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम क्या करते हैं? गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है। सुबह तो हमें फिर भी अच्छा लगता है, पर जैसे 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 दिन दोपहर आने लगती है तब हम एकदम गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल अधिकतम तापमान आपको सहन करना पड़ता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है कि सूर्योदय कैसे होता है और सूर्यास्त कैसे होता है? सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में संध्या काल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है अंधेरा जल्दी? और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। क्या सर्दी के दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? बिल्कुल होती है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। ऐसे ही विपरीत होता है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अब देखो, अध्याय के अंत में दिए गए परियोजन कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। आपको खुद इसका प्रयास करना है, पर ऐसा इसीलिए होता है। किस लिए होता है? सूर्योदय जल्दी हो जाता है गर्मियों में, इसीलिए हमें दिन लंबा महसूस होता है। और सर्दियों में क्या होता है? इसके विपरीत दिन सूर्य उदय तो उसी समय हो जाता है, पर धुंध होती है, बादल होते हैं, तापमान में बहुत ही गिरावट होती है, तो तापमान को अधिक होने में समय लगता है। इसीलिए क्या कहते हैं, हमें दिन छोटा लगता है और रातें लंबी हो जाती हैं और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। अब देखो 7.2 है जलवायु। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। जितने भी परिवर्तन है किस पे निर्धारित है? सूर्य पे। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य की किरणों से ही हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। अगर क्या कहते हैं वहाँ पे मौसम को कैसे निर्धारित करती है? अगर हम समुद्री क्षेत्रों के आसपास है तब हमें तापमान अलग मिलेगा, थल क्षेत्रों के पास है तब अलग होगा, वायुमंडल के पास है तो तब बिल्कुल आपको अलग तापमान का अनुभव होगा। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम में काफ़ी भिन्न है। अब अगला पढ़ेंगे हम
इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इनसे हमें बहुत सहायता मिलती है कि कहीं के भी आपको तापमान, अगर आपसे एकदम से पूछे कि पहाड़ों पर मौसम कैसा होगा तो आप हमेशा बताएंगे कि सर्द होगा, इतनी गर्मी नहीं होगी। और आपसे कोई पूछे कि रेगिस्तान में कैसा तापमान होगा, तब आप एकदम से बोलेंगे गर्मी होगी वहाँ पे, है ना। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? वहाँ के मौसम की जलवायु। यदि हमें पता है कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। हम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं कि अगर वहाँ पे अधिक गर्मी रहती है तो वहाँ पे क्या है, जलवायु वहाँ की गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। क्या है? गर्म और आर्द्र। अब देखो सारणी जो 7.2 है और 3 है में हमने भारत के 2 शहरों की जल वायपी परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है, अधिकतम और न्यूनतम। अब देखो हम पहले माह में प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। ये देखो 7.2 है, उसमें क्या लिया, एक तो श्रीनगर लिया, जम्मू कश्मीर, सभी को पता है वहाँ बहुत और सर्दी रहती है, सर्दियाँ अधिक होती हैं। जलवायु के बारे में वहाँ की जानकारी ली है सारणी में, और कहाँ के लिए 7.3 में तिरुवनंतपुरम केरला, जलवायु के बारे में। माह सब भी लिखे हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और दैनिक न्यूनतम तापमान, दैनिक अधिकतम तापमान और कुल वर्षा। न्यूनतम जनवरी में माइनस में है वहाँ पे, और केरला में कितना है, 22 डिग्री, ठीक है। अब फरवरी में क्या है, वहाँ पे तब भी माइनस में और वहाँ पे 22 डिग्री। ऐसे ही आपको दोनों ये दिए गए हैं इन तापमान के बारे में जानकारी कैसे आप लगा सकते हैं। ये पिछले कई आंकड़ों को उठाकर मिलाकर ये सारणी उन्होंने तैयार करी है कि वहाँ पे जनवरी में बहुत सर्दियाँ होती हैं, फरवरी में भी देखो, मार्च में भी, और कब जाके टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है जून जुलाई में बस, और अगस्त में थोड़ा सा, 3 महीने सिर्फ, और फिर बाकी समय, बाकी 9 महीने क्या है, कितनी सर्दियाँ। और वहाँ पे देखो 12 के 12 महीने आपको इतनी ना सर्दी है ना इतनी गर्मी है। अब इसके बाद हम पिछले कई वर्षों से उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत मध्यमान तापमान मिल जाता है। 2 स्थान है, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरला में तिरुवनंतपुरम। सारणी जो 7.2 और 3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरला के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। देखो दोनों इसीलिए अलग अलग बनाइए कि आप आसानी से इनको डिफ्रेंशिएट कर लें कि इनमें आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वहाँ के तापमान को कैसे उन्होंने दर्शाया है। और आगे पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि केरला जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्षा के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए ही होती है, सर्दियाँ वहाँ कुछ समय के लिए ही होती है, तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं।
यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसीलिए यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है उत्तर पूर्व में, और वहाँ पे इतनी वर्षा नहीं होती, इसीलिए उन्होंने क्या दिया इसको, मरुस्थली। ऐसे ही रेगिस्तान में किस लिए दिया, रेगिस्तान में भी वर्षा बहुत कम होती है। अब अगला पढ़ते हैं हम, जो 7.3 है, जलवायु और अनुकूलन। जलवायु क्या है और उनके अनुकूलन क्या है। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो जलवायु है उनका सभी जीव जंतुओं पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वो रहते हैं। जो जंतु हैं वो किस में अनुकूल होते हैं, जहाँ वो रहते हैं। अगर हम किसी पहाड़ी जानवर को अगर कुछ दिनों के लिए रेगिस्तान में छोड़ दें तो उसका रहना वहाँ अति कठिन हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे साथ भी है, जंतुओं के साथ सभी जो जितने भी जीव हैं उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा वहाँ पे रहना। उन्हें बहुत समय लगेगा वहाँ पे एडजस्ट होने में। अब देखो, अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप को बचाने के लिए कुछ विशेष गुण भी होते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूल की परिभाषा को याद कीजिए। आपको याद करना है क्या था वहाँ पे, आपको क्या समझाया गया था कि उनके अंदर कुछ गुण ऐसे ही होते हैं कुदरती रूप से कि वो वहाँ पे जितनी ठंड हो उसे भी सहन कर ले, अगर वो किसी गर्मी में रहते हैं तो उसको भी सहन करने की क्षमता हो। अब देखो, वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं। विकास की प्रक्रिया का क्या है, ये एक परिमाण है, प्रक्रिया का परिणाम है। अब देखो अगला पढ़ेंगे। इस पुस्तक के अध्याय 9 में भी आप मौसम और जलवायु के मृदा का प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में भी आपको बताया जाएगा अध्याय 9 में मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा था ना छठी कक्षा में कि उनके आवासों के बारे में, जो समुद्री होते हैं जीव जंतु वो कैसे रहते हैं, और जो रेगिस्तान के होते हैं वो कैसे रहते हैं। अगर रेगिस्तान में जैसे ऊँट है, अगर उसको कुछ दिन बिना पानी के रहने दे तो वो आसानी से रह लेगा, परंतु अगर वहाँ पे किसी को और अन्य जीव जंतु को रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसके लिए थोड़ा अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब देखो, जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। अब इसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस में साइबेरिया ये क्षेत्र हैं। अब देखो भारत में क्या है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ
उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अधिक क्या है, वनों की संख्या है, इसीलिए यहाँ पे इनके बारे में आपको, इन स्थानों के बारे में बताया गया है। अब देखो जो क्रियाकलाप जो 2 है 7.2, विश्व का मानचित्र लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से। आपको क्या करना है, जितने भी ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनको नीला रंग से दिखाना है, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनको लाल रंग से। अब देखो जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्षा के अधिकांश भाग में अधिकतम सर्दी होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है, सर्दियाँ ही होती हैं। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पे 6 महीने तो सूर्य ही नहीं दिखाई देता, सिर्फ 6 महीने ही दिखाई देता है और तापमान इतना नीचे चला जाता है, -37 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के अनुकूलित होते हैं। देखो 2 ही जानवरों के बारे में बताया गया है, पोलर बियर और पेंगुइन। वो कैसे वहाँ पे रह लेते हैं उसके बारे में देखो बताते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, फर होता है। क्या होता है, एक तो फर होता है। जितने भी आपको पर्वतीय जो जानवर होंगे, एक तो उन पे कुदरती रूप से आपको फर मिलेगा। भगवान ने भी कुछ सोच समझ के ही उन्हें यहाँ पे भेजा है, हमें सबको, जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपनी परभक्षीय शत्रुओं से बचाव करने में सहायता मिलती है। इनसे क्या होता है, उन्हें बहुत सहायता मिलती है अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। अब देखो, एक तो वो वहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ होती है और ऊपर से वो सफ़ेद रंग के होते हैं, पता ही नहीं चलता कि भालू है या बर्फ़ है। तो वो आसानी से अगर कोई और जानवर जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें भोजन भी मिल जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये भालू है या बर्फ़ है। ये अब देखो, इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों में फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो। इतने मोटे होते हैं वो, 2 तो उनके फर की परतें होती है और नीचे एक चमड़ी की भी परत होती है और इतना धीमे धीमे चलते हैं कि उनका जो शरीर है वो अच्छी तरह से गर्म रहे और ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। यह अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। इनका अगर ये काम करें तो इनका शरीर इतना गर्म हो जाएगा, तो ये काम ही नहीं करते, इसीलिए क्या करते हैं, हमेशा विश्राम ही करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। जब गर्मियाँ आ जाती है तो उन्हें ठंडा करना पड़ता है अपने शरीर को। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। वहाँ पे जो समुद्र है उसके जल में वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैरक होते हैं, अच्छी तरह ये तैर भी लेते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। और देखो, तैरते समय ये अपने
नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। जो क्या कहते हैं, ये अपने क्या कहते, जब ये तैरते हैं तो क्या करते हैं, अपने नाखूनों को बंद कर लेते हैं ताकि ये लंबे समय तक पानी में ही रह सके। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। एकदम से क्या कहते हैं कि अपना शिकार जल्दी से खोल लेते हैं। नीचे बर्फ में कहाँ समुद्री जानवर हैं, मछलियाँ वगैरह, इतनी तेजी से इनको पता चल जाता है कि किधर शिकार है। फटाफट उसको पंजे में दबोच लेते हैं, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। सूंघने की शक्ति इनकी सहायता करती है इनको भोजन को, अपने शिकार को पकड़ने में, तभी तो ये भोजन कर सकेंगे। और देखो, हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जो ये आपको चित्र दिखाया हुआ है उसमें बताया गया है, जो चित्र 7.3 है, ध्रुवीय भालू के अनुकूलन क्षमता, हम पढ़ते हैं। देखो कैसे बताया गया है इसके बारे में। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, पढ़ा था ना हमने। ये सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं, है ना। इसका शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। उसे क्या मिलती है भालू को? गर्मी। इसकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। और क्या, इसके नखर नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। और देखो, इसमें सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति तीव्र होती है। ये भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। अगला एक और है विशेषता, क्या है? सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता, जिससे क्या होता है, इससे परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाता। अब देखो अगला पढ़ेंगे हम। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। 7.4 में आपको, अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो इसमें देख सकते हैं। 7.4 में पेंगुइन का झुंड, ये भी श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइन के झुंड के चित्र देखे होंगे, आपने ऐसा बुक्स में देखा होगा, साइंस की बुक्स में ये दिखाई भी दे रहा है आपको, या आपने कभी भी कोई मैगजीन पढ़ी हो तो उसमें भी देखा होगा पेंगुइन के। ये हमेशा झुंड में ही रहते हैं। ये भी कैसे दिखाई देते हैं हमें? सफ़ेद। आपने पेंगुइन के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं कि उन्हें गर्मी मिले, इतने सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, तभी ये सब एक साथ रहते हैं। अगर एक रूम में ज़्यादा जने होंगे तो वो उस रूम में गर्मी होगी, ठीक है। और अगर एक रूम में एक ही जना बैठा हो तो उसको सर्दी लगेगी। अगर एक रूम में, उसी रूम में 10 जनों को बिठा दिया जाए तो वहाँ पे गर्मी, इतनी सर्दी नहीं लगेगी हमें। स्वयं को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ऐसा होता है ना, जब 10 लोग एक कमरे में हो या क्या कहते हैं, आप किसी हॉल में एक साथ हो, तब आपको गर्मी महसूस होती है। आप एकदम से अकेले बाहर आते हैं तो आपको एकदम सर्दी का अनुभव होता है। ऐसे ही इनके साथ भी होता है। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैरक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैरक होते हैं। देखो चित्र 7.5 में दिखा रखा है पेंगुइन के पैर। अब आगे
पहेली जानना चाहती है, क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह परवास करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं, मछलियाँ भी और तितलियाँ भी। अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती हैं, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दी के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। आप देखो ये क्या कह रही हैं, हमने देखा है जब जहाँ काफ़ी सर्दी होती है तो कई जो जानवर हैं वो जो गर्म इलाके वहाँ आ जाते हैं। हमने अपने आसपास भी देखा होगा, कई सर्दियों के समय पे आपने कई अनेक नए नए जानवर देखे होंगे अपने आसपास। तो वो कैसे कहते हैं ना, ऐसे बताते हैं कि ये कहीं दूर से आए हैं, तो उन्हें कैसे अनुभव होता है अब सर्दी आने वाली है, कुदरती रूप से उनको अनुभव होने लग जाता है वहाँ पे सर्दियों का, और फिर वो अपना आवास बदल लेते हैं। तो मछलियाँ क्या करती हैं अपने आप को, वो भी जल के नीचे नीचे की सतह में जाके रहने लग जाती हैं, वो भी अपना आवास बदलती हैं। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते हैं ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। फिर से वो जब उनके वहाँ सर्दियां खत्म हो जाती हैं, फिर से वो वापस आ जाते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में भी सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, जो साइबेरियन पक्षी हैं वो राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर में रहने के लिए आते हैं। वहाँ पे उनकी अधिक मात्रा देखने को, अधिक संख्या में वो देखने को मिलते हैं सर्दियों के समय में। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के लिए आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए जाते हैं। जैसे कि देखो, आपको चित्र 7.6 में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रवासी पक्षी अपने आवास तथा उड़ान में, ठीक है, ऐसे दिखाई देते हैं बाहर से। अब हम ये क्या आप जानते हैं, कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की क्षति स्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। देखो, ये भी तो सोचने की बात है, वो कहाँ से साइबेरिया से सीधा राजस्थान के भरतपुर में आते हैं, है ना। सोचने वाली बात है ना, उनको कैसे पता चलता है कि वहाँ पे ही उनका आवास है। तो हम पढ़ते हैं, उनको कैसे पता चलता है, और हर साल आते हैं और चले भी जाते हैं अपनी इतनी दूर से अपना रास्ता तय करके। और ये काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे कि इनमें ऊष्मा बरकरार रहती है। और ये एक रहस्य ही है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है, और इनको अंदर से ही महसूस होता है कि इनको किस दिशा में जाना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है, और इन्हें पता भी चल जाता है कि कहाँ धरती मिलेगी, वहीं पे ही थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए, अपना भोजन के लिए रुकते हैं।
और इन्हें कैसे पता चलता है अब दिन है या रात है? सूर्य के मार्गदर्शन से ही अपना चिन्ह लगा लेते हैं। अब दिन हो गया, अब चलते हैं, अब रात्रि होने वाली, अब हमें कहीं रुकना चाहिए। इसके भी कुछ परिमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसा जंतु नहीं है जो परवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप में प्रवास करते हैं। एक पक्षी ही नहीं है, अनेक जीव जंतु हैं जो अपना आवास को बदलते हैं। अब देखो, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, जैसे आपने पढ़ा था तमिलनाडु का, है ना, ऊपर, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीने में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वहाँ पे अधिक सर्दी होने पर भी, इतनी सर्दियाँ होती नहीं है, परंतु फिर भी वहाँ पे 15 डिग्री के आसपास तापमान बना रहता है। गर्मियों का तापमान 40 डिग्री से अधिक होता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। वहाँ पे हमेशा ही दिन और रात सामान्य रहती है वर्ष भर। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? वर्षा। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतह गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतु में बंदर, कपी ऐस, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। देखो, वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बंदर, गोरिल्ला, चीता, हाथी, ये सब प्रकार की जानवरों की प्रजातियाँ वहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। वर्षावनों में जल व्यापी परिस्थितियों में अनेक हिस्सों में जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। अब देखो, चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, जंतुओं की जनसंख्या काफ़ी अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। देखो, काफ़ी सारे जो जानवर है आपको वृक्षों पर, जैसे बंदर है, कुछ कीट हैं, उनको भी वृक्ष चाहिए, है ना। हाथी, तेंदुआ, इन सबको तो धरती के ऊपर ही रहना है, वहाँ पे जंगलों में। तो लाल नेत्रों वाला मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। देखो, अब ये जो मेंढक है, ये सिर्फ उन्हीं वृक्षों पर चढ़ सकता है जिन वृक्षों पे ये रह सकता है। चित्र 7.7 में दिखाई दे रहा है, लाल नेत्र वाला मेंढक है ये वृक्ष। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ये देखो, चित्र जो 7.8 है, इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। देखो, ये बंदर दिखाई दे रहा है, न्यू वर्ल्ड मंकी मतलब बंदर 7.8 आपको जो दिखाया गया है। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच पाते। कुछ जो जंतु हैं वो
क्या कहते हैं, ऐसी भोजन करते हैं जहाँ पे अन्य जंतु ना जा सके। उदाहरण के लिए टुकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है। ये देखो, ये जो दिखाया टुकन पक्षी, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होते हैं और उसका भार भी नहीं सह सकती हैं। जैसे कि 7 आपको 8-9 में दिखाया गया है टुकन पक्षी। और देखो, वृक्षों में रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाएं पकड़ने में उनकी सहायता करती है। बंदरों की क्या होती है, लंबी पूंछ होती है। और ये देखो टुकन पक्षी के बारे में, जहाँ अन्य कोई जीव नहीं जा सकता, वहाँ पे इसकी चोंच जो है नुकीली, वो पहुँच जाती है, जो इसको भोजन के लिए अनुकूल है इसके लिए। अब देखो, उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलाकर छद्मावरण करने में सहायक होती है। जो ये आपको वहाँ पे जंतु मिलेंगे, वैसे आपने जीव जंतु अपने आसपास के क्षेत्रों में नहीं दिखाई देंगे, ये बिल्कुल आपको अलग ही प्रतीत होंगे। उनकी दृष्टि भी काफ़ी तीव्र होती है, त्वचा भी उनकी मोटी होती है और अलग अलग रंग के होते हैं वो। अब और उनकी पर भक्षियों में रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। देखो चित्र आपको 7.10 दिखाया, लॉयन टेल्ड लंगूर मंकी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, पश्चिम घाटों के वर्षा वनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम घाटों में, जो आपको चित्र 7.10 में दिखाई दे। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयाल है, जो सिर के चारों ओर गालों और चुबक ठोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह अपना जीवन का अधिकांश समय कहाँ पे व्यतीत करता है? वृक्षों पर। और वृक्षों पर रहेगा तो क्या खाएगा? इसका मनपसंद वहाँ पे फल, बीज, उनके पत्तियाँ, यही सब इसको पसंद होगा, है ना। ये मुख्यतः फल खाते हैं। बीज, कोमल पत्तियाँ, तने, पुष्प और कलियाँ भी खाते हैं। लॉयन टेल लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होता है, अतः वह भूमि पर यदा कदा ही आता है, कभी कभी ही भूमि पर आता है। अब ये देखते हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी भी है। हाथी तो आपने आसपास भी देखा होगा सभी ने। ये चित्र आपको 7.11 में भी दिखाई दे रहा है। हाथी अनेक प्रकार में वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वे नाक के रूप में करते हैं। इसकी सूंड का उपयोग कैसे करते हैं? ये नाक के लिए। आप देखो, लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। भोजन कैसे खाता है हाथी? अपनी सूंड के द्वारा। यद्यपि इसके भय दांत, जिन्हें रद्द कहते हैं, वास्तव में वह रूपांतरित दांत होते हैं। ये जो आपको बाहर दांत दिखाई दे रहे हैं, ये तो सिर्फ दिखाने के हैं, दांत अंदर होते हैं इसके। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है। इससे क्या करता है? वो आसानी से वृक्षों की छाल को छीलने में सहायक होते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी भी अपना भोजन आसानी से
उठा लेता है, देखो सूंड में रैप करके और अपने मुंह में डाल लेगा इसको। ये इसको खाना खाने में जो इसकी सूंड है वो भोजन करने में बहुत ही मदद करती है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। हाथी के जो लंबे लंबे कान है वो बहुत हल्की सी जो ध्वनि है उसको भी सुनने में उसकी मदद करते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। देखो भारतीय हाथी ऐसा दिखाई दे रहे चित्र 7.11 में। अब हमारे प्रमुख शब्द क्या आए थे? अनुकूलन, जलवायु, मौसम के घटक, आर्द्रता, अधिकतम तापमान, प्रवास, न्यूनतम तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मौसम। आपने क्या सीखा है इस पाठ में? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। आगे है मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा दर सप्ताह समान नहीं होता है। अगला है दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय में भी परिवर्तित होता रहता है। आगे देखो मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। अगला है दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम में प्रचालक के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। अगला देखो जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे वास करते हैं। अगला है ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष में 6 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता और शेष 6 महीनों में सूर्योदय नहीं होता। अब देखो ध्रुवीय क्षेत्र में जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण जैसे शरीर पर सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अगला देखो अनुकूलन जल व्यापी परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पदपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। अगला देखो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, खाल पर भक्षियों से बचने के लिए क्षमवरण की क्षमता आदि सम्मिलित है। अब देखो अभ्यास करते हैं। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम पर निर्धारित करते हैं। उन घटकों के आपको नाम बताने हैं जो किसी के मौसम पर निर्धारित। जैसे हम क्या करते हैं, कोई हमें विशेष कार्यक्रम करना, उससे पहले सब हमारे घर में मौसम के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। ऐसा ही आपको बताना है इसके अंदर। अब देखो दिन के किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था अधिक तापमान कब होगा,
दोपहर के समय, और न्यूनतम तापमान कब होगा? भोर के समय, सुबह के समय। अब अगला देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है। का क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अब अगला देखो, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु डैश और डैश होगी, गर्म और शुष्क। क्या देखते हैं? चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र डैश और डैश हैं, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र। अब ये देखो, जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताना है। जम्मू एवं कश्मीर तो चरम, केरला गरम, राजस्थान गरम, उत्तर पूर्व भारत क्या आ जाएगी? चरम। मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? किसमें होता है? मौसम में होता है परिवर्तन। अभी एकदम से मौसम में कैसे होगा? अभी एकदम से तेज धूप खिली है और एकदम से वर्षा आने लगे या आंधी तूफान आने लगी, तो मौसम में एकदम से परिवर्तन होता है। अब देखो, जो छठा है, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। क क्या? आहार मुक्त फल है। अब इससे क्या आएगा? मुख्य आहार मुख्यतः फल है। क्या है? आपको बताना है। आहार मुख्यतः फल में क्या आएगा? लॉयन टेल्ड लंगूर। ख देखो, सफेद बाल और फर। किस पे देखे थे आपने? भालू पे, है ना। ग देखो, प्रवास की आवश्यकता। प्रवास की आवश्यकता किसे होती है? सभी जीव जंतुओं को होती है, उसमें से किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। आप देखो, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज वाला कौन सा जानवर होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? तीव्र स्वर ध्वनि किसकी होती है, बताएंगे? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंतु रहते हैं, हाथी, चीता, इन सब की क्या होती है? तेज ध्वनि। आप किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं इसके अंदर। अब देखो, पैरों के चिपचिपे तलवे किसके होते हैं? मेंढक के। अब छ देखो, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत किसके होती है? जो ध्रुवीय भालू, उसके नीचे होती है ना। अब देखो, चौड़े और बड़े नखर, इसमें भी भालू आएगा। चटक रंग किसका था? टुक्कन पक्षी का। अब देखो, मजबूत पूंछ बंदर की, लंबी और बड़ी चोंच टुक्कन पक्षी, है ना। ऐसे आप बता सकते हैं ना। उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताए कि वह उष्णकटिबंधीय, वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती हैं? आपको ये भी बताना है कि कौन से आपको कहाँ मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या आपको ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, आप इसको लिखिएगा। अब देखो, अगला देखो, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करती है। यह समझाइए कि ऐसा क्यों है। अब देखो, जितने भी जानवर है, जंतु है, उन्हें कोई ना कोई आवास तो चाहिए। तो सबसे अच्छा आवास कौन सा है उनके लिए? वन ही है ना। अगर वो जानवर, इतने जंगली जानवर हमारे क्षेत्रों में आके रहने लगेंगे, आवास करने लगेंगे, तो हमें भी तो उनसे हानि है, हमें भी तो भय लगता है। तो इसीलिए उनका जो आवास है कहाँ होना चाहिए? वर्षावन ही होना चाहिए। और उनकी बहुत अधिक जनसंख्या होती है, वो एक को ही रहते हैं। अब हम हैं, जैसे हम भी तो अपने आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास अड़ोसी पड़ोसी सब रहते तो है ना। ऐसे ही उन्हें भी तो अपने साथ की ज़रूरत होती है। तो वो अगर 3-4 भालू भी या शेर, चीता अगर एक जगह पर आ जाएं तो कितनी भय की बात होगी, है ना। अब देखो, 8वां प्रश्न, उदाहरण सही समझाइए कि किसी विशेष जल व्यापी परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु की जल व्यापन करते क्यों पाए गए हैं। आपको उदाहरण देकर इसके बारे में बताना है।
जो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं तो वहीं पे वो वास करते हैं। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे अलग आपको जानवर देखने को मिलेंगे, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो उनमें उनके उदाहरण लेके आपको ये बताना है। आप देखो अगला है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित होता है। वो किस प्रकार अनुकूलित होता है, वहाँ की आसानी से अपनी सूंड, उसकी एक तो जो कान होते हैं वो उसको छोटी सी भी बारीक आवाज़, पतली आवाज़ भी सुनने में सहायता करते हैं, और वो उसके जो बार दांत दिखाई दे रहे हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों की छाल को भी सहायता करते हैं उसको, और उसकी जो लंबी सूंड है वो क्या करती है, उसको मदद करती है उसका भोजन खाने में। और वो वहीं पे ही रह के प्रसन्न रहते हैं, वहीं पे रहना पसंद करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प चुनिए। अब देखो 10वां है, कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इनमें पाए जाने की संभावना है ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थल में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो क्या आएगा, घ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही तेज धारी वाला जानवर मिलेगा। इस शेर, चीता हो सकता है ना, उसी पे होती हैं धारियां। अब देखो 11वां है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंड जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। ख क्या, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर बाल। ग क्या है, लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे। घ क्या है, सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए कोमल गिल। क्या आएगा, क सफेद बाल हैं, जो फर है, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, ये उसकी सहायता करती है। अब देखो 12वां, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा वर्णन है। गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। बताइए, मध्यम तापमान और अधिक वर्षा। अब ये देखो आपको एक ये बनाना है, विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप का प्रयोजन कार्य। आपको ये करना है। पहला क्या है, शीत ऋतु में किसी महीने, उदाहरण दिसंबर में लगातार 7 दिन का मौसम की रिपोर्ट नोट कीजिए। ऐसा ही रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के महीने की, उदाहरण जून के 7 दिनों के लिए बनाइए। आप अपने रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सारणी बनाइए। देखो बताया है, 2 आपको कॉलम बनाने, जून का महीना लेना और दिसंबर का। दिनांक लिखनी है, 7-7 दिन होने चाहिए दोनों में। सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय बताना है, दोनों में ही अंतर होगा, तापमान में भी अंतर होगा। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है। बिल्कुल होता है, गर्मियों के समय सूर्योदय ये जल्दी हो जाता है और सर्दियों के समय सूर्योदय देर से होता है और हमें कई बार दिखाई भी नहीं देता। सूर्योदय कब जल्दी होता है, गर्मियों में। क्या आपको जून और दिसंबर के महीने में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है, सूर्यास्त भी जल्दी हो जाता है सर्दियों में और गर्मियों में देर से होता है। दिन की अवधि कब अधिक होती है। दिन की अवधि गर्मियों में अधिक होती है। रात कब अधिक लंबी होती है, सर्दियों में। दिन कभी लंबे और कभी छोटे क्यों होते हैं। क्यों होते हैं, मौसम के कारण होते हैं। ठीक है, सारा सूर्योदय पे ही डिपेंड करता है आपका। जितनी देर तक सूर्य देव के दर्शन होते रहते हैं तब तक दिन रहता है, फिर जैसे ही वो छुपने लगता है तो रातें हो जाती हैं। जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधि का ग्राफ खींचिए। आपको उसका ग्राफ भी बनाना है, जो आपने टेम्परेचर नोट करा है उसकी हेल्प से, जैसे आपने ऊपर देखा था एक ग्राफ।
अब देखो दूसरा है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए, यदि संभव हो तो http://www.imd.government.in इनकी वेबसाइट पे जाके आपको देखिए कि आपको कैसे मौसम की वहाँ पे जानकारी मिलती है। इस विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। आपको इसके बारे में रिपोर्ट भी लिखनी है, आपने क्या समझा, कैसे समझा और कैसे वहाँ जानकारी आपने प्राप्त की। क्या आप जानते हैं वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे है, फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु पदपों और लगभग 2/3 पुष्पीय पदपों की किस्में पाई जाती हैं। हालांकि इस क्षेत्र के जीवों के बारे में हमें अभी भी पूर्ण जानकारी नहीं है। आपको पता भी है कि इतना 6% जो भाग है वो किससे है, वनों से है, और फिर भी हमें काफ़ी अधिक जानवरों की और पुष्पों के बारे में, वहाँ पे जो पेड़ पौधे पत्तियाँ हैं, जानवरों के बारे में, जंतुओं के बारे में तो फिर भी हमें जानकारी मिल जाएगी, पर जो वहाँ पे छोटे छोटे पुष्प होते हैं, पेड़ होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनके कई ऐसी विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं कि जिनके बारे में हमारे पास अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू।